दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है। और आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्द से जल्द हमारे क्लास से हमारे चैनल से आकर जुड़े और इस प्रतियोगिता में भाग लें और आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं और जवाब दें, कमेंट में दे जवाब दें और जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें। और जो भी व्यक्ति हमारे वीडियो में पहली बार से चैनल में जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें कि ताकि आपके पास मेरे वीडियो पहुंच सके और इस क्विज प्रतियोगिता ग्रुप स्टडी में भाग ले सके। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 20 बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु सर का बुक क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। तो देखते हैं क्या कहता है 83 क्वेश्चन जी। तो 83 क्वेश्चन का रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। समझ रहा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी कि कहने का अंतरराज्यीय परिषद को जो गठन करता है वो करता है राष्ट्रपति। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन का अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब इसमें 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या करता है। तो एक आर्टिकल है, इससे पहले कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन वो किसने किया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति गठन किया किसका? अंतरराज्यीय परिषद। कौन सा आर्टिकल के तहत किया? तो आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया किस अनुच्छेद के तहत? 263 अनुच्छेद के तहत किसका गठन किया गया? अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 263। अब कहता है कि 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतरराज्यीय परिषद का क्या कर दिया? गठन कर दिया। यानी कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कौन किया जी? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 263। समझ में आ रहा है? आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे और अंत तक देखें तो आने वाला एग्जाम में जरूर आपको ये सबसे फायदा मिलेगा। ग्रुपिंग डिस्कशन में शामिल रहें। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि देखो हम अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसने किया? एक चीज को हम कम से कम 5 बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो गौर से सुने, अगर याद है आपको तो कमेंट में आंसर दें और मेरे साथ लाइव जुड़े रहे। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन जो किया किसने किया? राष्ट्रपति किया। किस अनुच्छेद में? अब क्वेश्चन कहता है कि ये अंतरराज्यीय परिषद तो गठन कर दिया किसने? राष्ट्रपति। लेकिन इसका तो कोई अध्यक्ष तो होगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कि अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्यों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद के क्या कहते हैं? सदस्य होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का क्या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि इसका जो सदस्य जो होता है अंतरराष्ट्रीय परिषद का सदस्य जो होता है वो कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा कि इसका जो सदस्य होता है अंतरराष्ट्रीय परिषद का 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त, यानी कि 6 वो कैबिनेट मंत्री रहेगा और इसके अलावे और कौन रहेगा? तो राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य, यानी कि राज्य और संघ राज्यों के संघ राज्यों के मुख्यमंत्री और वह प्रशासक इस परिषद का क्या रहेगा जी? सदस्य रहेगा। समझ में आया कि अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य कौन रहेगा? कैबिनेट मंत्री के तो 6 वो सदस्य रहेगा, फिक्स 6 कैबिनेट मंत्री और राज्यों एवं संघ राज्य का एक मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। समझ गए?
राज्यों एवं संघ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसका क्या होता है जी, सदस्य होते हैं। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का स्थान गठन किसने किया जी? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 263। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका अध्यक्षता करेगा उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो करेगा उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री करेगा। क्या? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष। कब करेगा? जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब करेगा। अब कहता है अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच करना। क्या होता है? जैसे कि दो राज्यों के बीच मतभेद हो जाए, किसी प्रकार के वाद विवाद हो जाए, इसका क्या करना? विवरण करना, सुझाव देना। समझ गया? ये होता है अंतर्राज्यीय परिषद का क्या कार्य होता है। समझ आया? याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या है? दो राज्यों के बीच जो मतभेद होता है उसको सुझाव का समझौता करना है, सुझाव देना। समझ आया? अब कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद जो होता है अनुशंसाएं करती है। क्या करते हैं जी? अनुशंसाएं करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। कहने का मतलब समझा क्या? कि अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी भी हो सकता है और गैर कानूनी भी हो सकता है। कानूनी भी हो सकता है, गैर कानूनी का अर्थ मतलब समझा कि जो संविधान में वर्णन किया गया वो कानूनी अधिकार है, और गैर कानूनी के अधिकार मतलब हुआ कि जो संविधान में कानून नहीं बनाया गया उसे कहेंगे गैर कानूनी। समझ गया? जो कानून नहीं है वो होगा क्या? गैर कानूनी। तो इन दोनों से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषद में हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगा। कौन होगा? सलाहकारी होगा। क्या होगा? सलाहकारी। अब नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के बारे में पढ़े होंगे, हैं? नीति आयोग के बारे में पढ़े होंगे तो बता देते हैं कि नीति आयोग का गठन जब हुआ था, कब हुआ था गठन? 1 जनवरी 1950 ईस्वी। 1 जनवरी 2015 नहीं, नीति आयोग योजना आयोग नहीं, पहले मेरा बात हम पर क्या योजना आयोग का गठन कब हुआ जी? 15 मार्च। अरे 1 जनवरी 1950 योजना आयोग का गठन। योजना हुआ था 1950 योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसी को बदल कर नाम क्या रखा जी? नीति आयोग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका अध्यक्ष जो होता है योजना आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारीलाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारीलाल नंदा। और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? नीति आयोग। नीति आयोग। तो क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया जी? 1 जनवरी 2015। लेकिन नीति आयोग का जो गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया? अब बात यहाँ आता है नीति आयोग जो है
इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो बताइए नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। कौन था? नरेंद्र मोदी था। कौन था? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर कुछ नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष अरविंद पनघारिया। अरविंद पनघारिया। लेकिन वर्तमान में पूछेगा उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है जी? वर्तमान में सुमन बेरी। सुमन कुमार बेरी। लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी। अब वर्तमान में इसका सीईओ कौन है? सीईओ तो सुब्रमण्यम है। कौन है जी? कौन सुब्रमण्यम? एसबी डीआर सुब्रमण्यम। एसडी ने डीआर सुब्रमण्यम। क्या है? सुब्रमण्यम याद रखो। लेकिन इसका अध्यक्ष सीईओ कौन है जी? सुब्रमण्यम। 2023 में नीति आयोग का सीईओ कौन है जी? सुब्रमण्यम। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा जो इसका उपाध्यक्ष नियुक्त होता है। अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। सुमन कुमार बेरी। तो इसको कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन नीति आयोग का उपाध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, देखिए भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 79। तो 79 में क्या वर्णन किया गया है? तो वर्णन यह किया गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। देखिए भारत के संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। वो कौन कौन है जी? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा। तो लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है जी? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा को, लोकसभा को अस्थायी सदन, अस्थायी, और राज्यसभा को अस्थायी सदन। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि किस सभा को भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा, कहेगा कि संसद के 3 अभिन्न अंग है। किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 79। क्या में? 79। इसका एक ट्रिक है, सरला। क्या है? सरला। तो स से संसद, स से र से राज्यसभा, र से और ल से लोकसभा, ल से लोकसभा। इसका ट्रिक है सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो इस संसद जो है 79, और लोकसभा जो है 80, और राज्यसभा जो है 80, और लोकसभा जो है 81। लोकसभा जो है 81 अनुच्छेद में। तो याद रखिएगा सरला 79, 80, 81। सरला, सरला 79, 80, 81। देखिए संसद जो है 79 में, राज्यसभा है 80 में, लोकसभा जो है 81 में। इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है या अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसका इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद से जो भी संबंधित क्वेश्चन था हमने पढ़ दिया। तो एक बार वीडियो को जो भी भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें, लाइव तक जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें। कब हम क्या बोले, कब कौन सा कॉन्सेप्ट दे दे, जैसा कि अभी भी एक ट्रिक ने दे दिया, क्या? सरला, यानी कि सरला ने संसद और राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 तीनों का आर्टिकल का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो इसलिए भाई मेरे चैनल से जुड़े रहें और लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद से क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो एक बार बोल देते हैं अंतर्राज्यीय परिषद से फेस टू फेस। तो बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसने किया? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 230। अब बता अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब बताइए अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा जी?
मतलब बनेगा, कैबिनेट मंत्री का कोई भी सदस्य बनेगा जी। आप बताए कि अगर इसका कोई सदस्य भी होगा, इसका सदस्य कौन कौन रहता है जी? तो वो कैबिनेट मंत्री के 6 गो रहता है और राज्य एवं संघ राज्य के मंत्रियों रहता है जी। आप बताइए कि अनुच्छेद 79 क्या कहता है जी? संसद के 3 अभिन्न अंग है, संसद के 3 अभिन्न अंग है, लेकिन संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया जी? 79 में। इस प्रकार ट्रिक भाव ने बोल दिया सरला, ट्रिक क्या बोल दिया? सरला बोल दिया। तो स से संसद, स से संसद आर्टिकल 19, र से राज्यसभा, र से राज्यसभा आर्टिकल 80, आर्टिकल 80, ल से लोकसभा आर्टिकल 81, आर्टिकल 81। इस प्रकार 16। अब आए नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया था जी? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। कौन है जी? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है जी? सुमन देव। इसका नियुक्ति कौन करता है जी? प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है। अभी सीईओ कौन है जी? सुब्रमण्यम। कौन है जी? सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम। कौन है जी? सुब्रमण्यम। इस प्रकार क्या हो गया? राज्यसभा के किसी सदन है जी? उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भंग नहीं किया जा सकता। इसको कौन सा सदन बोलते हैं जी? अस्थायी सदन। कौन सा सदन? भंग किसको किया जाता है जी? लोकसभा। इसको भंग किया जाता है लोकसभा। इस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद का क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? 84 नंबर क्वेश्चन, 84। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो आंसर याद रखना भाई, खड़गपुर। कौन सा आंसर होगा? खड़गपुर। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला? कौन से आईटीआई संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? खड़गपुर। कौन सा जी? खड़गपुर आईटीआई संस्थान। कौन सा? खड़गपुर आईटीआई संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल होने की एक योजना है। कौन सा जी? योजना। याद रखना, खड़गपुर आईटीआई का नाम सुना है ना जी? खड़गपुर आईटीआई जो है एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल होने की एक क्या है? योजना है। अब इसके खड़गपुर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो एक क्वेश्चन याद रखना कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल को भी कहां पर पढ़ाई कराने जा रहा है जी? तो खड़गपुर में। कहां जी? क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल की पढ़ाई भी कहां किया जा रहा है? खड़गपुर में। कहां जी? खड़गपुर में। आप क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिकी संस्थान कहाँ है जी? खड़गपुर में। भारतीय औद्योगिकी संस्थान कहाँ है? खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर बीसी राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। कौन था जी? डीबीसी राव। कौन सा? डीबीसी राव है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। कहां? खड़गपुर में। कहां? खड़गपुर में। समझ में आया? कब प्रारंभ करने वाला था? तो 2021 में। 2021। क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण डॉक्टर बीसी रॉय ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। कब? 2021 में। कब? 2021 में। अब एक क्वेश्चन है कि 50 सीटों के साथ आईटीआई का पहले चरण का कोर्स कहां शुरू होने वाला था जी? तो खड़गपुर में। कहां? खड़गपुर। याद रखिएगा कि पहले चरण में आईटीआई 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। कौन? खड़गपुर। कहां होगा जी? खड़गपुर में होगा। कहां होगा? लेकिन खड़गपुर में 50 सीटों वाले कोर्स, 50 सीटों पर कोर्स पहले चरण में आईटीआई का 50 सीटों का कोर्स पहले चरण में कहां होगा जी? खड़गपुर में शुरू होगा। अब नेक्स्ट दूसरे चरण में इसे 100 सीट बढ़ाकर कर दिया जाएगा। लेकिन पहला चरण में 50 से और दूसरा चरण में 100 सीट। कहां? वहीं पर खड़गपुर में। तो यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। लेकिन खड़गपुर जो है राष्ट्रीय महत्व के क्या जी? एक संस्थान है। तो याद रखिएगा, भारत में अभी तक
कुल तकनीकी शिक्षा संस्थान कितनी है जी? 23। कितने हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत अभी तक कुल तकनीकी शिक्षा संस्थान कितनी है जी? 23। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा एक चीज स्थापित किया गया है जिसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जिसमें आईसी भारत जैसे कि 23 तकनीकी शिक्षण संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इसमें कितने सीटें होंगे? तो याद रखना 11,279 सीट। कितना? 11,279 सीट इसमें होगा। किसमें? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कितने सीट होगा? 11,279। तो इस प्रकार खड़गपुर का क्वेश्चन खत्म पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, तब एग्जाम में पूछते रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है जी? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। आप इंडोनेशिया को आपको अच्छी तरह से पता होगा कहाँ है इंडोनेशिया जी? भारत के बगल में है इंडोनेशिया, समुद्र में है। समझ गए? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कहाँ है जी? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। भारत की राजधानी कहाँ है जी? इंडिया। ये नहीं याद है तो आप समझे कंपटीशन के दुनिया में ना है। भारत की राजधानी इंडिया। भारत की राजधानी इंडिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अरे हो जाता है कभी कभी, होता है, बोल चुप। भारत राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत राजधानी नई दिल्ली। भारत राजधानी नई दिल्ली। हम भारत राजधानी इंडिया बोल रहे हैं ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी 85 क्वेश्चन में क्या था जी? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया। कहाँ है जी? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है जी? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में कौन सा बौद्ध मंदिर है जी? तो बोरोबुदुर विहार। बोरोबुदुर विहार मंदिर कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर विहार मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। कहाँ है जी? जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। अब नेक्स्ट बात है, यह जो है बौद्ध विहार मंदिर तो कैसा है? महायान बौद्ध विहार है। लेकिन यहाँ महायान बौद्ध विहार है, यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना है। लेकिन जो इंडोनेशिया में बौद्ध मंदिर बना है, कैसा बौद्ध मंदिर है? महायान बौद्ध विहार मंदिर है। और यह 6 वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में? 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना है, जिसमें तीन का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। 6 भाग में वृत्ताकार भाग में बना है। इसमें 3 भाग जो है, 3 बौद्ध मंदिर है जिसका ऊपरी भाग कैसा बना है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार बना है। इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है 750 से लेके 854 ईस्वी के बीच। 750 ईस्वी से लेके 854 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। कौन राजवंश के? शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। कौन करवाया था जी? शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। क्या? किसका निर्माण? बौद्ध विहार। बोरोबुदुर विहार का निर्माण शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया। अब एक क्वेश्चन बहुत दम घूमते रहता है, तुम्हारे आंसर तो फटफट क्वेश्चन रहते रहेगा कि क्या कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया। कहीं मिलेगा कंपूचिया। कहीं मिलेगा कंपूचिया। याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? कंबोडिया। ये जो दुनिया की अंकोर वाट का मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक मंदिर है, धार्मिक स्मारक मंदिर है। कैसा है जी? धार्मिक स्मारक मंदिर है। याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया। यह रामेश्वर साम्राज्य में भगवान विष्णु के हिंदू
मंदिर बना था। लेकिन जो कंबोडिया में मंदिर है अंकोर वाट, किसका मंदिर बना हुआ था? तो हिंदू विष्णु के मंदिर बना था। भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है जी? तो अंकोर वाट। याद रखिएगा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है जी? अंकोर वाट का मंदिर। वर्तमान समय में विश्व में हिंदू मंदिर कौन है जी? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इस प्रकार 85 नंबर क्वेश्चन डाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से। कौन सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज कब हुआ जी? तो 1921 में हड़प्पा, जैसे क्वेश्चन पूछा है 86 में कि हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर है जी? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। कौन नदी पर? सिंधु नदी। इसका एक ट्रिक है जी। इसका क्या है? ट्रिक। क्या ट्रिक है? हरा मौसी, हारा मौसी, हारा मौसी। तो हारा मतलब हो गया ह से हड़प्पा, र से रावी, ह से हड़प्पा, र से रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। अब मौसी मतलब हो गया म से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। म से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। तो मौसी किस नदी? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ये कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक था। तो इस ट्रिक के साथ क्या था जी? ये हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। और अधिक जानना है तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे बसा, लेकिन रावी नदी के किस साइड, कौन सा साइड बसा है हड़प्पा? तो बाएं साइड की दाएं साइड? तो इसका हाथ है बाएं साइड, तो बाएं साइड। पूछेगा कि हड़प्पा रावी नदी के कौन सा साइड है जी? बायां साइड। बायां साइड है। कौन सा साइड? और पूछेगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन कौन सा साइड में? तो दायां साइड। कौन सा साइड? दायां साइड। याद रखना, सिंधु नदी के किनारे दायां साइड है मोहनजोदड़ो और बायां साइड है रावी नदी के किनारे बायां साइड हड़प्पा। आप बताइए कि हड़प्पा, क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के बायां साइड, रावी नदी के बायां साइड। ठीक बता दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इससे अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो बोलते हैं कि हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा का खोज किसने किया था जी? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी। कब किया था जी? 1922 में। कब किया? 1922 में। लेकिन हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। लेकिन हड़प्पा का खोज कब हुआ जी? 1921 में। कब हुआ जी? 1921 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी? अब क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा जो है ये हो गया किस नदी के किनारे? तो रावी नदी हो गया। अब 1921 ईस्वी में इसका खोज तो हुआ था। और बता दे तो एक क्वेश्चन बहुत घूमता था कि इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ जी? 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ? 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में। ऐसी इंपीरियल बैंक को नाम बदलकर क्या कर दिया जी? SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए SBI बैंक जो है उसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 कब हुआ था जी? 1 जुलाई 1955। तो SBI बैंक का स्थापना कब हुआ जी? 1 जुलाई 1955। अब यहाँ से बैंक आया तो RBI बैंक का स्थापना कब हुआ जी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। RBI का प्रेजेंट में क्या गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। कौन है जी? शक्तिकांत दास। हड़प्पा में हम सब रहते, हड़प्पा की दुनिया में आते हैं। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने क्या था? इसी स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी स्थित। हड़प्पा का खोज किया, इसलिए इसको क्या बोला? हड़प्पा। पूछेगा कि ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला जगह कौन है जी? पहला नगर कौन है जी? हड़प्पा नगर। कौन है जी? हड़प्पा। कौन है जी? हड़प्पा।
हड़प्पा से अन्नागार और बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला। कौन सी साक्ष्य मिला जी? अन्नागार और बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला हड़प्पा से अन्नागार और बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला। कहां से मिला जी? साक्ष्य का कहां? हड़प्पा से। अब है कि इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के 6 नगरों में, देखिए 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा भी था। वही तो पता है इसी को खोज हुआ, इसी के नाम पर क्या हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है। अब सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन भी कहा जाता है। क्या कहता है? कांस्ययुगीन भी कहा जाता है। अब जो है हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कारण हो गया था। यानी कि हड़प्पा शहर का जो खोज हुआ था किसके लिए हुआ था? रेलवे लाइन निर्माण के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? रेलवे लाइन निर्माण के लिए हुआ था। रेलवे लाइन निर्माण के लिए हुआ था। अब बताइए कि सरस्वती नदी जो है सिंधु सभ्यता में अनेक बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसे होने के प्रमाण मिलता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के में जितने भी मतलब बहुत ऐसा बस्ती है जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। सिंधु सभ्यता के बहुत सारा ऐसा बस्तियां हैं जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब कोई क्वेश्चन करता है कि वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा गया। वैदिक पूछा क्वेश्चन कि सरस्वती नदी को वैदिक ग्रंथ में कहाँ का नदी कहा गया? राजस्थान की नदी। कहाँ का? सरस्वती नदी को कहाँ का नदी कहा गया? राजस्थान। कौन सा ग्रंथ में? वैदिक ग्रंथ में। कौन सा? वैदिक ग्रंथ में। सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी नदीत्मा कहा गया। नदियों की माँ नदीत्मा कहा गया। इसलिए सरस्वती नदी को श्रेष्ठ कारण बना, इसलिए श्रेष्ठ कारण बन गया सरस्वती नदी। समझ में आया? अब है कि कुछ भूगोलवेत्ता घग्गर एवं सरस्वती नदी को एक मानते हैं। यानी कि घग्गर और सरस्वती नदी को क्या मानते हैं? मतलब सरस्वती ये नदी को नाम क्या है? घग्गर नदी। एक मान रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को बोल सकते हैं घग्गर नदी। क्या बोल सकते हैं? घग्गर नदी। तो याद रखिएगा कि सरस्वती नदियों को क्या मानते हैं? सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लेकिन सिंधु नदी घाटी सभ्यता कैसे नाम पड़ा? सिंधु सभ्यता कैसे नाम पड़ा? इस सिंधु नदी घाटी के नाम पर इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ गया। अब बता सिंधु घाटी सभ्यता के काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे बसा है, तभी तो इसका नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता उसमें मोहनजोदड़ो, आमार सुत्काकंडो, चंद्रहुद्रो आदि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? प्रमुख जगह है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन कौन सा जगह है? तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, अब है आमरी, कौन है जी? आमरी। अब है सुत्काकंडो, कौन है जी? सुत्काकंडो। अब है चंद्रहुद्रो, कौन है जी? चंद्रहुद्रो। चंद्रहुद्रो पूछेगा क्वेश्चन कि लिपस्टिक लिपस्टिक सिंदूर चूड़ियां ये सब कहां से मिला है? यानी कि श्रृंगार वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, श्रृंगार से संबंधित जितना भी सामान मिला कहां से? चंद्रहुद्रो। याद रखिएगा कि श्रृंगार से संबंधित जितना भी सामान मिला कहां से? चंद्रहुद्रो से। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता खत्म। हड़प्पा से संबंधित इस क्वेश्चन के माध्यम से खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि रासायनिक विज्ञान का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन बोलता है कि KNO2 का जो रासायनिक सूत्र क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? KNO2 को क्या बोल सकते हैं? क्या सिल्वर नाइट्रेट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को सिल्वर नाइट्रेट नहीं बोल सकते हैं।
सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्लोराइड है, Cl, यहाँ तो Cl ऐसे छट गया। यार सोडियम नाइट्रेट क्यों नहीं बोल सकते? सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ सिल्वर लगल है। अब वहाँ K तो K से कुछ पोटेशियम होता है, यार O2 से क्या होता है? नाइट्रेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या जाएगी? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या आता है? KNO2, KNO2। अब है तो पता है सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? तो सिल्वर किसको बोलते हैं? चांदी को। किसको बोलता है? चांदी को। तो पता अब नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NO3। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होगा AgNO3। क्या हो जाएगा? AgNO3। क्या होगा? अब है कि सिल्वर नाइट्रेट को ही बोलते हैं लूनर कास्टिंग। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिंग। क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिंग। तो यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको किसके गुणों पर जाना जाता है? एंटीसेप्टिक के गुणों पर जाना जाता है। एंटीसेप्टिक गुणों पर किसको जाना जाता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है जी? क्या बोलता है? लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं? लूनर। पूछेगा लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgNO3। याद रखिएगा, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या आता है जी? AgNO3। पानी लेते हैं तो AgNO3। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या है जी? AgNO3। अब है पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन ही पूछा, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? KNO3। अब सिल्वर क्लोराइड, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड को बोलता है हॉर्न सिल्वर। कौन सिल्वर? हॉर्न सिल्वर। तो पता है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर का क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी को क्या संकेत है? Ag। और क्लोराइड के CL। देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा जी? AgCl। इसी को क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। अब हॉर्न सिल्वर जो होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच। याद रखना, VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा क्वेश्चन कि फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर क्लोराइड, यानी हॉर्न सिल्वर। याद रखना फिर से, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है? फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड। किसका जी? सिल्वर क्लोराइड का। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। किसका प्रयोग? और जो यह है या रासायनिक यौगिक है, क्या है? रासायनिक यौगिक। अब नेक्स्ट जो है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड में क्या कौन सा वर्षा होता है जी? कृत्रिम वर्षा। पूछेगा कि कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सा उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन सा होता है जी? सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का कार्य क्या होता है जी? कृत्रिम वर्षा कराने में काम आता है। पूछेगा क्वेश्चन भी आए है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? सिल्वर आयोडाइड। अब इस प्रकार क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 88 क्वेश्चन, 88 जिसको बोलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि सही नहीं है छाटने का है, तो बता। क्वेश्चन बोलता है कौन सा सही नहीं है? तो फंगस। कौन सा जी? फंगस। क्वेश्चन समझो, सैंडलवुड क्या आंशिक मूल से परजीवी है? तो है। सही नहीं है हमको छाटना, लेकिन कौन सा गलत इसमें दिया है? तो बता। सैंडलवुड, ये सब नया क्वेश्चन डाल दिया है, समझ गया? सैंडलवुड आंशिक मूल से परजीवी
है। क्या है जी? आंशिक रूप से परजीवी है। कौन? सैंडल मूल। गुड। अब है कस्क्यूटा। बताओ कस्क्यूटा क्या है? परजीवी है या नहीं? परजीवी है। परजीवी है। कस्क्यूटा क्या है? एक परजीवी है। और नेपेथीज, नेपेथीज एक प्रकार क्या? नेपेथीज क्या है? एक प्रकार का महामारी है। लेकिन फंगस जो है सो पोषी नहीं है। ये क्या है? फंगस का इंग्लिश क्या होता है? कवक या कवक है। ये जो फंगस है पर्णहरित की अनुपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में नहीं, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतुओं तथा उसके मृत शरीर पर आश्रित होते हैं या परजीवी के रूप में भी होते हैं। यानी कि परजीवी के रूप में होते हैं। यानी कि टोटल जो पढ़े क्या है? परजीवी है। लेकिन क्वेश्चन जो बोल दिया है स्वपोषी, तो फंगस जो है, कवक जो है स्वपोषी नहीं, क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी है। आप पूछेगा कि क्लोरोफिल में, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। आप क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कि अमर बेल एक लता है। अमर बेल एक लता है। अमर बेल क्या है? लता है। अमर बेल लता है। या प्राय बबूल, बेल आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। अच्छा नहीं देखा? बेल का गाछ देखा? बेल का गाछ, बबूल का गाछ देखा? जो बोलता है कि अमर लता है। अमर लता नहीं देखा? लंबा लंबा होता है, पतला पतला। हां, वो क्या है? अमर लता। ये सब कहां ज्यादा देखेगा? सबसे ज्यादा देखेगा बैल के गाछ पर। बैरिया वाला कक्षा पर देखना था, लटकल लटकल रहेगा, इतना लंबा लंबा लटकल रहेगा, पतला पतला। समझ गया? लेकिन कटीला कटेदार पौधों में ज्यादा होता है अमर लता। समझ गया? अब जो होता है क्वेश्चन नंबर कि आंशिक मूल से परजीवी कौन? आंशिक रूप से परजीवी जो होता है चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल से क्या है? परजीवी। चंदन का पेड़ आंशिक रूप से क्या है? परजीवी। जो दूसरे पौधे के मूलों पर उगते हैं। अब चंदन का पेड़ तुम देखना कि दूसरे के पेड़ पर उगेगा। कोई पौधा रहेगा, जैसे ये आम के पौधा है, तम्मा के पौधा पर उग गया क्या? चंदन का पेड़। तो ये क्या है? मतलब क्या समझा? जिसको बोलते हैं हम सब की कर्जा ले ले, नहीं बोलते हैं कि कर्जा ले लिया है अच्छा से, नहीं कर्जा दिया तो सुधि वसूल रहा है उस पर आके चढ़ के। तो ये जो है चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ जो है वो दूसरे पर आश्रित है। यानी कि दूसरा पर ये अमृत का गाछ है, जैसे ये कन्या सूख गया कौन सी? चंदन का पेड़। तो वही क्या है? उस प्रकार हम कह सकते हैं चंदन का पेड़ क्या आता है? परजीवी होता है। क्या आता है? परजीवी। और चंदन का पेड़ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। क्या चीज का? जल और अवशोषण। क्वेश्चन पूछेगा कि चंदन का पेड़ से क्या चीज का अवशोषण होता है? जल एवं खनिजों का क्या होता है जी? अवशोषण होता है। अब ऑप्शन है नेपेंथीज। नेपेंथीज तीजा एक महामारी पौधा है। क्या? मांसाहारी पौधा है। क्या जी? मांसाहारी पौधा। ये छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बताओ नेपेंथीज एक प्रकार में है क्या? मांसाहारी पौधा। क्या है? मांसाहारी नेपेंथीज। लेकिन मांसाहारी पौधा है। ये की करता है नेपेंथीज पौधा? ये छोटे छोटे जो मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा होता है, जीव होता है, उसको अपना क्या करता है? भोजन के रूप में प्राप्त करता है। उसको क्या अपना भोजन बना लेता है अपना। तो इसी कुल का पौधा घटपर्णी है। तो पूछेगा नेपेंथीज पौधा का एक कौन है जी? घटपर्णी, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत होता है। किसका प्रजाति में? लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत होता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का लगातार क्वेश्चन आते हुए 89 का क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाला क्वेश्चन में परेशान